Hello everyone, good morning. A warm welcome to my channel. This is Amrita ma'am and today we are going to discuss the assignment of management theory and practice. NMIMS का assignment है which is applicable for September 2024. September 2024 के लिए ये applicable है and last date है 29th of August. आज already 16th of August हो चुका है. So let's not waste time and start answering this. To start with, let me share you one important message. इस असाइनमेंट के पूरे सोल्यूशन मैंने यहाँ पर अपने वेबसाइट ब्लॉग में दे दिया है, दैट इज़ psptrainingacademy.com विच आई शेयर. मैं अपने ब्लॉग का जो लिंक है वो मैं शेयर कर देने वाली हूँ. नाउ टू स्टार्ट विथ, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ. Dr. Rohit Mahajan, a promising young researcher, has secured a prestigious research grant. However, claiming the funds requires navigating a complex bureaucratic maze within the university administration. Long forms, unclear procedures, and seemingly endless approvals threaten to delay his crucial project. In light of this case, what principles of bureaucratic management must Rohit consider? Please elaborate on the relevant principles of bureaucratic management. एक और चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है रादर, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप लोग के NMIMS के एग्जाम्स में भी इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में राइट फ्यू पॉइंट्स ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं. तो आपको ये पूरा सेक्शन ही समझ में आ गया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The case discusses about Dr. Rohit Mahajan's situation. He is in a very prestigious position, but means due to this bureaucratic process and all, उनको जो complex जो process है within this university, he is not able to claim the fund, right? आपको क्या करना है? In light of this case, what principles of bureaucratic management must रोहित कंसिडर? अब रोहित अपने सोल्यूशन कैसे करेगा? यहाँ पर जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, काफ़ी फॉर्मल प्रोसीड्योर्स होंगे एक ये यूनिवर्सिटी में जहाँ पे काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक एक सिनेरियो है. एक डॉक्टर को अपने ही ग्रांट को लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है जिसके कारण वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे. आपको क्या करना है? यू नीड टू राइट इन द लाइट ऑफ दिस केस what principles of bureaucratic management must रोहित consider. अब रोहित को क्या bureaucratic management के points अपने लिए देखने हैं? Please elaborate on the relevant principles of bureaucratic management. What you are required to do, हमें क्या देखना है? In this case, what are the points that Dr. Rohit Mahajan can consider? Bureaucratic तो है ही, bureaucratic management is there at the central. This is bureaucratic management. Company is using this for his own sake, and as an employee or as a researcher, whoever, आपको अपने बेनिफिट के लिए इसके पॉइंट्स को निकालना है. डेफिनेटली ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का जो मेन फोकस है, इट इज़ ऑन फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशन. बिल्कुल फॉर्मल प्रोसेस होगा, डिसिप्लिन्ड अप्रोच. जब मैक्स वेबर ने ये जो कॉन्सेप्ट लाए थे ना ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का, दैट टाइम ही सेड इट ब्यूरोक्रेसी वाज टर्म्ड एज एपिटॉम ऑफ एफिशिएंसी. इसको इतना एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी को. एफिशिएंसी, बिल्कुल एफिशिएंसी, इम्पर्सनल रिलेशन, इन सारी चीज़ों को, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो बिल्कुल डिसिप्लिन होगा, इम्पर्सनल होगा. इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था. बट क्या होता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जब प्रोसेस में आ जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो उस टाइम इसके जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर. Dr. Rohit Mahajan's situation highlight the challenges inherent in navigating bureaucratic process. We understood. अब ये bureaucratic organization का क्या negative aspect है वो यहाँ पर दिख रहा है हमें. To effectively manage and overcome these challenges, it is essential to understand and apply principles of bureaucratic management as outlined by Max Weber. अब मैक्स वेबर का जो ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, मैक्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको अपने को समझना है. क्या है इसमें? 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. एक हो गया फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीड्योर, बिल्कुल डिसिप्लिन अप्रोच आई सेड, एंड बिल्कुल फॉर्मल, फॉर्मेलिटी का भी एफिशिएंसी, बिल्कुल फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ भी इधर उधर नहीं. स्टैंडर्डाइज अप्रोच टुवर्ड्स वर्किंग, जिसके कारण कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस आता है. बट कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज जब हो जाता है प्रोसेस, ऑपरेशंस आपका ऐसे ही चलेगा, वो जरा भी इधर उधर नहीं हो सकता.
तो वहाँ पर बहुत रिजिडिटी आ जाती है, जिसके कारण एफिशिएंसी जो है कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन करंट टाइम वी नीड फ्लेक्सिबल अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट। हमें पता है कि आज के दिन में फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रिजिडिटी से काम नहीं चलता है। तो फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स, ब्यूरोक्रेसीज आर गवर्न बाय सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। तो इसमें रोहित कैसे इसको यूज कर सकते हैं? रोहित कैन अंडरस्टैंड दिस, रोहित शुड मीन्स ही शुड बी familiar with this formal process, right? तो रोहित should familiarize himself with the specific rules and procedures related to grant claims within the university. अगर रोहित सॉरी रोहित को अगर सारे प्रोसेस पता हो कि किस किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है यूनिवर्सिटी में, सी देयर आर प्रोसेस, उस प्रोसेस को हमें पता होना चाहिए। हाँ, कहीं पर भी कुछ फॉर्म्स की प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई साइन की प्रॉब्लम है, कहीं से किसी से अप्रूवल चाहिए, तो कुछ भी कहीं पर अगर छूट रहा है या चाहिए, उसको आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो डॉक्टर रोहित कैन कंसिडर दिस एंड ही कैन easily claim the process. Understanding this procedure thoroughly will help him complete the necessary paperwork, right? नेक्स्ट एस्पेक्ट इज इम्पर्सनल रिलेशन। ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है उसका सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो है ही इम्पर्सनल रिलेशन है। मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, हर रिलेशन इम्पर्सनल है। इन मैनेजमेंट, in a bureaucracy, interactions are supposed to be impersonal, meaning decisions are based on established rules rather than personal relationship और arbitrary preferences। मतलब यहाँ पर कोई चीज़ पर्सनल नहीं है। तो रोहित should focus on this formal process and avoid relying on personal connections or informal means to expedite his request। मतलब रोहित को formal rules and regulations पता होना चाहिए and it should not based on any personal relation, right? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर। ब्यूरोक्रेसी डिवीजन ऑफ लेबर पे काफ़ी रिलाई करती है। इसका थर्ड पॉइंट ही है डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे हर काम डिवाइड किया हुआ, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल्स का अपना अपना काम है। तो रोहित को अब यहाँ पे वो क्या करेगा, रोहित को पता होना चाहिए भाई किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, उसको भी पता होना चाहिए किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, एंड अकॉर्डिंगली ही शुड प्रोसीड। भाई अपने ग्रांट अप्रूवल प्रोसेस के लिए जिसका जो काम है हम उसके तरफ बढ़ेंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि यहाँ पर पूरे जो है फॉर्मल प्रोसेस है, तो यह हायरार्की अथॉरिटी जो बिल्कुल डिफाइंड है, हमें पता है एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की में काम होता है। तो रोहित आसानी से अगर उसको हायरार्की पता हो कि इसके बाद यहाँ जाना है या इसके बाद यहाँ जाना है, किधर जाना है, उसको अगर क्लियर प्रोसेस पता हो, हायरार्की पता हो, तो ही कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, वो इधर उधर नहीं जाएगा फिर, राइट? रैशनल डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी में ये जो डिसीजन मेकिंग है बिल्कुल रैशनल होता है, राइट? Bureaucratic management is grounded in rational decision making where actions are taken based on logical reasoning, efficiency एंड इन अ वेरी मेथोडिकल मैनर। रैशनल, पूरी रैशनलिटी होती है। तो यहाँ पर रोहित को समझना पड़ेगा कि रैशनल प्रोसेस में उसको लॉजिकली आगे बढ़ना है। कोई भी काम यहाँ पर पर्सनल अप्रोच में नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड में नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, समझ में ही आ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्मल प्रोसेस में हो रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो अकॉर्डिंगली रोहित शुड बी प्रिपेयर्ड विद मीन्स ऑल द इंटरेक्शन शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सभी चीज़ों के रखने होंगे। मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट, नाउ यहाँ पे कोई फेवरिज्म का बात है नहीं, पर्सनल इंटरेक्शन है नहीं, तो प्रमोशंस, एडवांसमेंट जो भी होगा ऑन द मेरिट बेसिस। सो दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू करियर प्रोग्रेशन। हाउएवर रोहित इसको मतलब अपने सिचुएशन में यूज़ कर सकता है थोड़ा बहुत, जैसे अपने जो कॉम्पिटेंसीज को किया, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके जो मेरिट बेस्ड वगैरह दिखाने के लिए उसके सर्टिफिकेशन वगैरह। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको लिखना होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन 200 वर्ड्स का आपका होना है, कंसेप्ट एंड एनालिसिस 600 वर्ड्स मैक्स, एंड कंक्लूजन अगेन 200 वर्ड्स। तो इस तरीके से आपको आंसर समझाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, the marketing manager Alex is implementing a complex communication policy with lengthy approval process for emails and documents.
ये जो एलेक्स है, ही इज इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन पॉलिसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन पॉलिसी. एंड कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब ये लेंदी है, लेंदी अप्रूवल प्रोसेस फॉर ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट. दिस coincides with a new CEO who really interacts with lower level employee. अब यहाँ पर और भी अच्छी बात है कि इसके संगे आ गया, एक तो मार्केटिंग मैनेजर ऐसा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, एंड सीईओ जो है वो बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करता लोअर एम्प्लॉय के संग, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में कैसा माहौल होगा जब कम्युनिकेशन गैप होगा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी, तो लोग आइसोलेटेड फील करेंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं मैनेजमेंट का. सो यहाँ पर इस सिनेरियो में क्या है, हाउ डज कम्युनिकेशन, हाउ डू दिस कम्युनिकेशन बैरियर्स affect employee morale, engagement and productivity? How can these communication barriers be fixed to improve communication flow? दो क्वेश्चन इसके अंदर है. एक है कि ये कम्युनिकेशन बैरियर्स का क्या इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉय मोरल के ऊपर, उनके एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर, राइट. नेक्स्ट जो सेक्शन है क्वेश्चन का, हाउ कैन दीज कम्युनिकेशन बैरियर्स बी फिक्स्ड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन फ्लो, इसको कैसे अपने इम्प्रूव कर सकते हैं. This is all about communication, transparent communication, requirement of transparent communication in an organization. तो आप जब इंट्रोडक्शन इसका लिखते हो तो आपको इसमें कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है कि एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए. ज़्यादा देखो, जितने ज़्यादा प्लेयर्स आते जाएंगे कम्युनिकेशन में, जैसे अगर मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हूँ इसको, तो मैंने जो बोला वो वही सुनेगा, या मैंने 100 बोला तो ये 99 सुनेगा. बट मैंने अगर यहाँ बोला और ये इधर गया, इधर से इधर, इधर से इधर जब जाएगा ना, तो मैंने अगर 100 बोला तो यहाँ आते आते मे बी वो 50 हो जाएगा. नॉर्मली ऐसा ही होता है, बिकॉज जितने ज़्यादा लेयर्स होंगे कम्युनिकेशन में, उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन डिजॉर्शन होंगे, उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन ड्रॉप होंगे. एक्चुअल मैसेज जो है वो इंटेंडेड मैसेज, वो सेंडर जो भेज रहा है वो रिसीवर तक पहुंचता नहीं है. ठीक है ना. तो इसके कारण इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कम्युनिकेशन में जो गैप है या कम्युनिकेशन जो फ्लो है वो बिल्कुल जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, गैप कम होना चाहिए. तो आपको इंट्रोडक्शन में इसके बारे में लिखना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है. और एलेक्स जैसे कम्युनिकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, राइट. बिकॉज कम्युनिकेशन से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है. ऑन दी अदर हैंड जितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स आएंगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेशन आएगा, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो कम्युनिकेशन इम्पैक्ट क्या क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, एक तो एम्प्लॉय मोरल के ऊपर आएगा, उनका मोटिवेशन लो हो जाएगा, उनको अच्छा फील नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा क्या होना नहीं होना. इसी वजह से सो दे मीन्स वंस दे आर डीमोटिवेटेड, उनके अंदर एक सेंस ऑफ आइसोलेशन आ जाएगा. नेक्स्ट इसके कारण क्या होगा, जब डीमोटिवेशन आएगा एम्प्लॉय इंगेजमेंट कम हो जाएगी, मतलब रिड्यूस्ड इंगेजमेंट. दे विल नॉट, जहाँ पे मुझे पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है तो मैं वहाँ पर इंगेज नहीं फील करूँगी, नॉर्मल सी बात है ना. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सीईओ तो खुद ही वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता, तो वहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन लीड टू फील एम्प्लॉयज़ अलूफ. अब ये सब जब चीज़ें, साइकोलॉजिकल एक प्रेशर आता है जो दिखता तो नहीं है बट आता बहुत है, तो उसका इम्पैक्ट पूरा पूरी आपके प्रोडक्टिविटी पे आ जाएगी. ये इंट्रिंसिक है, ये जैसे मोटिवेशन भी होता है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक, वैसे कम्युनिकेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है. हमें दिखता नहीं है कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट, बट कम्युनिकेशन इम्पैक्ट अ लॉट ऑन एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आएगा, उनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट उनकी पूरा पूरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर होगी, जो कि दिखेगा. तो इंट्रिंसिक का इम्पैक्ट एक्सट्रिंसिक पे आपको दिखने लगेगा. फाइन. तो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन फ्लो? आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा अपना कम्युनिकेशन फ्लो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा कम डिजॉर्शंस हो, कितने ज़्यादा कम स्टेप्स हो, राइट. यू शुड इम्प्लीमेंट अ क्लियर गाइडलाइंस. इनहांस सीईओ विजिबिलिटी एंड इंटरेक्शन, रेगुलर अगर मीटिंग हो, टाउन हॉल मीटिंग हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, या वॉक अराउंड मैनेजमेंट हो, मतलब सीईओ जहाँ पर घूम के एक बार देख रहा है कि कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है. इट विल प्रमोट एन ओपन कम्युनिकेशन कल्चर. जब सीईओ ये जो बोलते हैं ना मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, MBW है,
ये कॉन्सेप्ट अगर होता है ना, सीईओ विजिट करते हैं सारे, एक बार घूम लेता है, राउंड मारता है पूरे ऑफिस में कहाँ क्या हो रहा है, जस्ट हेलो हाय बोलता है, तो उसमें भी एम्प्लॉयज बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो ये जो MBW है ना, उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है इन प्रोमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन कल्चर। सो जब प्रोमोट करते हो ना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ओपन कम्युनिकेशन कल्चर, इट विल एनकरेज फीडबैक, लोग आपको फीडबैक देंगे, transparent decision making, so these are all the positive aspects, this we can promote. And nowadays leveraging on technologies is the best. आप टेक्नोलॉजी पे leveraging कर सकते हो, you can use collaboration tools, बहुत सारे communication tools हैं, digital dashboards हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं, अगर सबसे easy अगर बोलो, एक्स्ट्रानेट तो सबसे पुराना मीडियम है, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट। तो अब यहाँ पर कोलैबोरेशन टूल में बहुत सारे HRP मॉड्यूल्स आ गए हैं, बहुत सारे आपके ईमेल वगैरह या व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स वगैरह हैं। तो कंपनीज अपने अपने कम्युनिकेशन, अपने इंटरनल कम्युनिकेशन पॉलिसीज रख सकती है, अपने इंटरनल कम्युनिकेशन वो पैटर्न रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी डिस्कशन करती हूँ इन ब्रीफ। मोहित, अ स्टोर मैनेजर एट अ यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया, faces two challenges. First, he needs to order enough food items like sandwiches and salad to meet daily demand, which fluctuates based on class schedules. Fine. Second, a new student group has requested for a specialized vegan menu option. Mohit has two diseases to deal with. First, how much of each standard food item he should order. Second, whether he should implement the new vegan menu option. अब this is the scenario. अभी जो मोहित है इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो उसको जो नॉर्मल, जो उसके रूटीन जो उसको ऑर्डर देने होते हैं उस चीज़ को लेकर है डिस्कशन, जो रूटीन डिस्कशन है, रूटीन ऑर्डर्स हैं, सैंडविचेस एंड सैलड। और सेकंड, वीगन मेनू ऑप्शन का भी एक ऑप्शन आ गया है जिसको उसको सोचना है कितना ऑर्डर देना है या नहीं देना है। दिस इज द सिनेरियो। तो क्वेश्चन किस तरीके से है, विच ऑफ द अबव टू डिसीजंस फॉल अंडर द प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड कैटेगरीज। क्लियर है, ये जो ही नीड्स सैंडविचेस एंड सैलड, दिस इज अ प्रोग्राम डिसीजन, क्योंकि वो रूटीन है। प्रोग्राम मतलब जो रेगुलर बेसिस में अपने सोच समझ के प्लान करके कर रहे हैं, वो प्रोग्राम डिसीजन है। नॉन प्रोग्राम अचानक से कुछ आ जाता है। What are the benefits and drawbacks of each decision in this situation? अब आपको इसके बारे में लिखना है क्या benefits and drawbacks हैं एक एक situation का। So now इसको मैं बता देती हूँ। Decision on ordering standard food item is program, fine, and decision on implementing the vegan menu option is non-program decision. Okay. अब benefits and drawbacks of programmed and non-program। program decision होने से हमें पता है routine job में है तो इट्स वेरी एफिशिएंट, कंसिस्टेंसी है, कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ जाती है, एंड वी कैन प्रिडिक्ट इट। कभी कभी ड्रॉबैक्स भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उसके कारण कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, राइट। और विगन मेनू ऑप्शन जो है दैट इज़ अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन। तो इसके बेनिफिट्स हैं, जब आप मतलब इस केस के हिसाब से नॉन प्रोग्राम डिसीजन में आप डाइवर्स नीड्स को फुलफिल कर पाओगे, क्योंकि वेगन वाले लोग छूट नहीं जाए। यू कैन गेट अ कंपिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि हर कैफेटेरिया वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो इट कैन हेल्प यू टू गेट इन टू इनोवेशन एंड ग्रोथ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। रेस्ट अगर स्पेशल किसी की रिक्वेस्ट है तो आप क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।